Hello everyone, I am Rashmi Samant and today I will discuss about the topic schizophrenia. Schizophrenia is a psychiatric disorder. So now I will discuss about what is the basic definition of schizophrenia. A disorder that affect a person's ability to think, feel and behave clearly. साइजोफ्रीनिया एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें जो भी पेशेंट या इंडिविजुअल होता है उसकी जो थिंकिंग एबिलिटी होती है या फीलिंग एबिलिटी होती है या बिहेव करने की जो एबिलिटी होती है वो अफेक्टेड हो जाती है. A serious psychotic condition signified by loss of contact with the reality is termed as schizophrenia. साइजोप्रीनिया एक सीरियस साइकेट्रिक कंडीशन होती है जिसमें जो भी पेशेंट होता है उसका जो रियल लाइफ होती है उससे उसका कांटेक्ट हट जाता है या लॉस हो जाता है. दिस मेंटल डिसऑर्डर रिजल्ट फ्रॉम मेनी combined conditions such as extreme imaginary thinking, behaviors, hallucination and delusion. ये एक तरीके का मेंटल डिसऑर्डर होता है जो कि बहुत सारे कंबाइंड कंडीशन से मिलके बना होता है. जैसे कि इसमें जो पेशेंट होता है उसको एक्सट्रीम इमेजिनरी थिंकिंग आती है और वो उस तरीके से बिहेव भी करने लगता है और वो हमेशा ही हेल्यूसिनेशन या फिर डिल्यूशन कंडीशन में रहता है, मतलब भ्रम में रहता है. टाइप्स. साइजोपीनिया इज डिवाइडेड इनटू 5 टाइप्स. साइजो एफेक्टिव डिसऑर्डर. साइजो एफेक्टिव डिसऑर्डर जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है साइजोप्रीनिया और मूड डिसऑर्डर का. मीन्स इसमें जो भी पर्सन होगा उस वो इमेजिनरी थिंकिंग से, इमेजिनरी बिहेवियर से अफेक्टेड होगा और साइड बाय साइड उसको मूड स्विंग्स भी होंगे. डिसऑर्गेनाइज्ड साइजोप्रेनिया. डिसऑर्गेनाइज साइजोप्रेनिया में क्या होता है कि जो भी पर्सन होता है उसकी जो थिंकिंग और बिहेवियर की एबिलिटी होती है वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाती है. वो मीनिंगलेस वर्क करने लगता है और मीनिंगलेस बातें करने लगता है. पैरानॉइड साइजोप्रेनिया. पैरानॉइड साइजोप्रेनिया में जो पेशेंट होता है वो डिल्यूशन से सफ़र करता है, मतलब उसे हमेशा ही हर चीज़ का भ्रम रहता है. चाइल्डहुड और अर्ली ऑनसेट साइजोप्रेनिया. ये बेसिकली जो छोटे बच्चे होते हैं उसमें 10 ईयर्स तक के या उससे ज़्यादा एज के बच्चों में इस तरीके की इमेजिनरी थिंकिंग अगर डेवलप हो जाती है तो उसे हम लोग चाइल्डहुड या अर्ली ऑनसेट साइजोप्रेनिया बोलते हैं. कैटाटोनिक साइजोप्रेनिया. कैटाटोनिक साइजोप्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें जो पेशेंट होता है वो या तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्साइटेड रहता है या फिर वो जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ होती हैं लाइफ की उसमें वो बहुत ही ज़्यादा लो एक्साइटेड रहता है. etiology. Environmental factor. Increased level of stress is main trigger point of schizophrenia. साइजोप्रीनिया कॉज होने का जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो होता है स्ट्रेस, क्योंकि स्ट्रेस कंडीशन में हमारी बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो होता है उसका प्रोडक्शन होता है और कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं जिस वजह से हमें स्ट्रेस हो सकता है. जैसे कि बर्थ के टाइम पे अगर लो ऑक्सीजन लेवल होता है बॉडी में या फिर किसी छोटे बच्चे में फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ रहता है उस पर्टिकुलर टाइम पे भी साइजोप्रीनिया कॉज हो सकता है स्ट्रेस की वजह से. जेनेटिक फैक्टर. It is seen that person with a first degree relative, parents and siblings who has schizophrenia 10% more chances for developing the disorder as compared to general population. जेनेटिक फैक्टर्स में ये पॉइंट है कि म्यूटेशन ऑफ जीन्स की वजह से ये देखा गया है कि जो फर्स्ट डिग्री रिलेटिव होते हैं, मतलब अगर किसी के पेरेंट्स को या फिर किसी के सबलिंग्स को, ब्रदर या सिस्टर को साइजोप्रीनिया है तो 10% चांसेस होते हैं कि उनके बेबीज़ में भी या फिर उनके अदर भाई बहनों में भी साइजोप्रीनिया होने के. लेकिन अगर हम नॉर्मल पॉपुलेशन की बात करें तो उसमें सिर्फ 1% चांसेस होते हैं साइजोप्रीनिया डेवलप होने के. Abnormal brain structure like low activity of frontal lobe of brain and defect in the volume of brain tissue. अगर हमारे ब्रेन का जो फ्रंटल लोब होता है जो कि लर्निंग और मेमोरी या वाली चीज़ों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर उसमें एबनॉर्मलिटीज़ आ जाएंगी या फिर अगर जो ब्रेन टिश्यू है उसके वॉल्यूम में डिफेक्ट हो जाएगा तो उस वजह से भी हमें साइजोप्रीनिया कॉज हो सकता है. साइन एंड सिम्टम्स. विड्रॉल फ्रॉम फ्रेंड्स एंड फैमिली. अगर किसी भी पर्सन को साइजोप्रेनिया है तो वो अपनी ही एक अलग इमेजिनरी थिंकिंग में और एक
अलग इमेजिनरी लाइफ में रहता है, तो उसका जो उसके फ्रेंड्स और फैमिली होते हैं उससे उसका विड्रॉल हो जाता है, मतलब वो उनसे सेपरेट रहने लगता है। ड्रॉप इन परफॉर्मेंस एट वर्क एंड स्कूल। अगर कोई भी पेशेंट बहुत ज़्यादा इमेजिनरी थिंकिंग सोच रहा है या बिहेवियर उस तरीके का कर रहा है, तो जो उसका नॉर्मल परफॉर्मेंस होता है किसी भी वर्क प्लेस पे या फिर किसी भी स्कूल या कॉलेज में, वो ड्रॉप हो जाता है। बहुत ज़्यादा इमेजिनरी थिंकिंग की वजह से स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाता है और पर्सन का मूड भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, क्योंकि जो भी इमेजिनरी थिंकिंग वो कर रखता है वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाती हैं उसकी लाइफ में। डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग एंड स्पीच। जो पर्सन होता है वो मीनिंगलेस वर्ड्स को एक साथ पुट करके कुछ भी फालतू का बात करने लगता है। पैथोजेनेसिस। साइजोप्रीनिया अकर ड्यू टू इम्बैलेंस ऑफ न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर डोपामीन। साइजोप्रीनिया जो होता है वो जो न्यूरोकेमिकल ट्रांसमीटर होता है हमारा डोपामीन, उसके इम्बैलेंस की वजह से होता है। डोपामीन रिसेप्टर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस इंक्लूडिंग मोटिवेशन, प्लेजर, मेमोरी एंड लर्निंग। जो डोपामीन रिसेप्टर होते हैं वो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, जिसमें कि मोटिवेशन, प्लेजर, मेमोरी और लर्निंग आता है। तो जो साइजोप्रीनिया होता है वो डोपामीन रिसेप्टर की डेफिशिएंसी की वजह से बॉडी में हो जाता है। डायग्नोसिस। बेसिकली साइजोप्रीनिया को ट्रीट करने के लिए हम लोग कुछ बेसिक से टेस्ट करते हैं, जिसमें जो फर्स्ट वन है वो है साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। इसमें जो डॉक्टर होता है वो पेशेंट का मेंटल स्टेटस देखता है, उससे कुछ क्वेश्चंस पूछता है, लाइक जो उसके मूड स्विंग्स हो रहे होते हैं बार बार, या जो भी उसकी थॉट्स आ रही होती हैं, जो भी उसको इमेजिनरी थिंकिंग आ रही होती हैं, उससे रिलेटेड डॉक्टर उससे क्वेश्चंस पूछता रहता है। इसके अलावा जब पेशेंट को साइजोप्रीनिया होता है तो जो उसके स्पीच या फिर जो उसका बिहेवियर होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज्ड हो जाता है। तो उससे रिलेटेड भी जो डॉक्टर होते हैं वो क्वेश्चन अराइज करते हैं, और पेशेंट किस तरीके की हेलुसिनेशन या फिर डिल्यूशन कंडीशन में है, वो क्या सोच रहा है, उसके माइंड में क्या क्या चीज़ें चल रही हैं, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो डॉक्टर पूछते हैं पेशेंट से, और साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं कि जो पेशेंट है उसका साइकोलॉजी क्या बोल रहा है, वो किस तरीके की थिंकिंग डेवलप कर रहा है अपने माइंड में। स्क्रीनिंग टेस्ट होते हैं कुछ, जिसमें कि ब्लड टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट में हम लोग कंप्लीट ब्लड काउंट करते हैं, और अल्कोहल और ड्रग्स की स्क्रीनिंग करते हैं बॉडी में, कि बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजम्पशन या फिर ड्रग्स की वजह से तो पेशेंट जो है इस तरीके की थिंकिंग्स में नहीं जा रहा है। एमआरआई और सीटी स्कैन किया जाता है। ये बेसिकली किए जाते हैं कि जो हमारा ब्रेन होता है उसकी एनाटॉमी या फिर फिजियोलॉजिकल उसमें कोई चेंजेस तो नहीं हुए, मतलब ब्रेन के किसी कोई भी पर्टिकुलर पार्ट अगर फंक्शन प्रॉपर वे में नहीं कर रहा हो, या फिर ब्रेन में जो आर्टरीज या वेन्स होते हैं उनमें इनलार्जमेंट हो गया हो किसी भी पर्टिकुलर पार्ट में, या श्रिंकेज हो गई हो, उन सारी चीज़ों को चेक करने के लिए हम लोग एमआरआई या सीटी स्कैन करते हैं। Treatment. Psychological support. This involves periodic counseling of the patient by the psychologist. The patient provides with moral and psychological support by his family and friends. साइकोलॉजिकल सपोर्ट में क्या होता है बेसिकली कि इसमें काउंसलिंग की जाती है साइकोलॉजिस्ट के थ्रू पेशेंट की, और उस पर्टिकुलर काउंसलिंग के दौरान जो साइकोलॉजिस्ट होता है वो इस तरीके के क्वेश्चंस अराइज करता है, जिससे जो पेशेंट होता है उसका मेंटल स्टेटस पता चलता है कि वो किस तरीके की इमेजिनरी थिंकिंग रखता है और किस तरीके की लाइफ चाहता है। और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के दौरान पे उसकी फैमिली और फ्रेंड्स का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मेडिकेशन। एंटी साइकोटिक ड्रग्स में हम लोग बेसिकली क्लासिक साइजोप्रीनिया मेडिकेशंस देते हैं, या फिर एटिपिकल मेडिकेशंस देते हैं जिसमें थोराजाइन या फिर हेलोपेरिडोल मेडिकेशंस दिए जाते हैं। एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशंस भी दिए जाते हैं। प्रिवेंशन। साइजोप्रीनिया को प्रिवेंट करने के लिए हमें स्ट्रेस जो लेवल है उसको रिड्यूस करना पड़ेगा। उसके लिए हमें एक हेल्दी डाइट खानी पड़ेगी, रेगुलरली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, जो भी इलीगल ड्रग्स हैं या अल्कोहल से उनका कंजम्पशन नहीं करना पड़ेगा, और कॉन्जेनेटिव बिहेवियर थेरेपी इसके लिए करवाई जाती है। इसका मतलब ये होता है कि जब भी जो पेशेंट होता है वो इमेजिनरी थिंकिंग अगर रखता है तो उस तरीके से बिहेव करने लगता है, तो उसको धीरे धीरे मीनिंगफुल चीज़ें उसकी डेली लाइफ से रिलेटेड करवाई जाती हैं, ताकि जो उसका बिहेवियर हो वो नॉर्मलाइज हो जाए। कॉम्प्लिकेशन।
जो साइज़ोफ्रेनिया कंडीशन है, उसमें जो पेशेंट की थिंकिंग होती है, वो बहुत ही ज़्यादा इमेजिनरी हो जाती है। उस कंडीशन को हम लोग हैलुसिनेशन बोलते हैं। पेशेंट जो होता है, वो इलॉजिकल आइडियाज़ सोचने लगता है और अलग से ही फैंटेसीज़ बना लेता है। इस कंडीशन को हम लोग डिल्यूशन बोलते हैं। इन दोनों ही वजह से जो पेशेंट होता है, उसमें डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी कंडीशन आ जाती है, क्योंकि जो इमेजिनरी लाइफ़ और इमेजिनरी थिंकिंग होती है, वो उसकी फुलफ़िल नहीं हो पाती है। इसके अलावा उसका जो बिहेवियर होता है, वो डिसऑर्गनाइज़्ड हो जाता है। वो अपने जो डेली रूटीन टास्क होते हैं, उनको अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म नहीं कर पाता है और उसका जो स्पीच होता है, वो भी डिसऑर्गनाइज़्ड हो जाता है। थैंक यू।